Yes, good evening everyone. Welcome to this particular lecture of न्यूक्लियस, लेक्चर नंबर 30। और इस लेक्चर के अंदर हम न्यूक्लियर बेसिक्स और न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो बात किया था दैट वाज रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी, राइट। और रेडियो एक्टिविटी के हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आई होप कि आपने भी अपनी तरह से कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होगा, एंड आई एम ऑलवेज ओपन इफ यू हैव एनी क्वेरी फॉर दिस। ओके, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और इस लेक्चर में एज यूजुअल जैसे हम हर बार करते हैं, थोड़ा सा बेसिक्स रिवाइज कर लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ओके, चलिए सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की जो साइज होती है, दैट न्यूक्लियर साइज दैट इज इन ऑर्डर ऑफ 10⁻14 मीटर होती है। 10⁻15 मीटर की रेंज में होती है। ये उसकी रेंज है एक्चुअली, राइट। ये न्यूक्लियर की साइज की रेंज है। ओके, और दैट्स व्हाई अगर इस न्यूक्लियस के वॉल्यूम के बारे में बात किया जाए, सो दैट वॉल्यूम इज बेसिकली 10⁻42 मीटर क्यूब से 10⁻45 मीटर क्यूब की रेंज में आ जाएगा। ये उसका वॉल्यूम आ जाएगा, साइज है, वॉल्यूम है। ओके, फिर न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो होती है r0 a⁻1/3। r0 a⁻1/3। ओके, ए जो होता है वो एटॉमिक मास होता है, मतलब न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। ओके, अब न्यूक्लियस की डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। देखिए, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस तो वो होता है मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो चलो, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। चलो, मेरे पास कोई एक्स ए जेड करके एटम है। ये एटम है और इसी एटम का न्यूक्लियस होगा। तो इस न्यूक्लियस के अंदर ए नंबर ऑफ क्या होगा, प्रोटॉन्स होगा और न्यूट्रॉन्स होगा। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला के टोटल कितने होंगे, वो ए जितने होंगे। हम जानते हैं कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास जो होता है ना वो सेम होता है, नियरली सेम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली मास ऑफ न्यूट्रॉन, और हम उस मास को क्या कहते हैं, 1u कहते हैं, या फिर आप इसको 1 amu कहते हो, राइट। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस होता है amu, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमको मान लेना है कि न्यूक्लियस क्या है, परफेक्ट स्फीयर है। हम ये पर्टिकुलर चीज को एज्यूम करके चलते हैं और कर भी सकते हैं, बहुत ही छोटी साइज है उसकी। अब क्या करेंगे, तो देखो यहां पे amu को क्या बोलेंगे, u बोलेंगे। आर क्यूब जो है आप देख सकते हो, यहां से आपको आर क्यूब मिलेगा, और वो आर क्यूब जो होगा वो r0³ इंटू ए हो जाएगा। और वो वैल्यू मैं यहां पे रख देता हूं, r0³ इंटू ए हो जाएगा। और वो मैंने वैल्यू यहां पे क्या कर दिया है, रख दिया है। यू कैन सी दैट, राइट। अब ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ए कैंसिल हो जाता है। देखो, है कि नहीं, ए क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। यू कैन जस्ट हैव अ लुक, ये ए गया और ये ए भी गया। तो ऐसा होने की वजह से फाइनली मुझे डेंसिटी कुछ मिलती है, एंड दैट डेंसिटी रो इज इक्वल टू 3u अपॉन 4 पाई r0³। और आप देखिए ये u जो है 1u वो होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ओके, 1u जो होता है वो 1.66 इंटू 10⁻27 kg होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 931.5 MeV अपॉन c²। ओके, ये उसका एक दूसरा तरीका है लिखने का। कभी कभी ये दूसरा तरीका बहुत ही ज्यादा यूटिलाइज होता है। तो 1u की जो वैल्यू है वो ये होती है, आपको इतना याद रखना है।
R0 की जो वैल्यू है वो 1.1 फेम्टोमीटर होती है, ओके, फॉर स्मॉलर न्यूक्लियाई, और यही वैल्यू 1.2 फेम्टोमीटर होती है फॉर अ लार्जर न्यूक्लियाई। लेकिन एवरेज वैल्यू R0 की जो है वो 1.1 फेम्टोमीटर है। मतलब ये हुआ कि ये जो डेंसिटी है रो इज इक्वल टू 3u अपॉन 4 पाई R0 का क्यूब। ये जो डेंसिटी है ना वो कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू जो आती है दैट इज बेसिकली 2.3 के आसपास आती है, 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आती है भाई। ठीक है, ये उसकी डेंसिटी आती है। अब आप देखिए कि अगर न्यूक्लियस हाइड्रोजन का हो या न्यूक्लियस हीलियम का हो या फिर यूरेनियम का हो, कितना भी हल्का मतलब लाइट एलिमेंट है या फिर कितना भी हैवी एलिमेंट, कोई भी टाइप का अगर एलिमेंट होगा, इस कोई भी टाइप के एलिमेंट के लिए ये डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, राइट। तो इतनी चीजें दिमाग में रखनी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो वो होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, आंसर आएगा जूल में, और यही आंसर आएगा डेल्टा एम इंटू 931.5 MeV। ओके, अब ये डेल्टा एम क्या है, तो कि डेल्टा एम को कहते हैं मास डिफेक्ट। और अगर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है ये, तो न्यूक्लियर मास डिफेक्ट कुछ इस तरह से डिफाइन की जाती है। ओके, ZMP प्लस NMN माइनस M न्यूक्लियस, ZMP प्लस NMN माइनस M न्यूक्लियस। तो ये हो गया डेल्टा M का फॉर्मूला। तो ये जस्ट मैंने थोड़ा बहुत रिवीजन करवाया है, ठीक है। अब इतना रिवीजन करवाने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो देखते हैं। अगर कुछ नई चीज आती है तो आई डिस्कस विद द प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए आइसोटोप की बारी है। 2 आइसोटोप है, एक लिथियम का है और दूसरा भी लिथियम का है, मतलब आइसोटोप लिथियम की होंगे। लेकिन आइसोटोप का मतलब आप जानते हो कि सेम Z होता है, Z वैल्यू सेम, बट एटॉमिक मास की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, आइसोटोप कहा जाता है। अब यहां पे बोल दिया है, देखिए कि A1 इज बेसिकली 6.01512U दिया हुआ है, और A2 जो है वो 7.01600U दिया है। यहाँ पे X1 और यहाँ पे X2। X1 जो है वो 7.5% और X2 जो है वो 92.5%। मतलब नेचर में जब लिथियम आपको मिलता है, नेचर में मिलने वाले लिथियम के अंदर अगर आप देखोगे तो 100% लिथियम में से 92.5% लिथियम कौन सा होगा, तो कि लिथियम 7 होगा, और 7.5% लिथियम जो है वो लिथियम 6 होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में लिथियम का एटॉमिक मास लिखे तो कौन सा लिखे, 7 लिखे या 6 लिखे, तो दोनों में से कोई भी नहीं लिखेंगे। तो कौन सा लिखेंगे, तो देखिए हम जो लिखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, सबसे पहले वो क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखिए पहला जो है A1, दैट मीन्स लिथियम का जो एबंडेंट जो भी है A1 और A2 आपको यहां पे है, A1 मल्टीप्लाइड बाय X1%, देन A2 मल्टीप्लाइड बाय X2%। तो यहां पे पता चल गया कि A1 X1 प्लस A2 X2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये बस वैल्यू डालनी है आपको। यहां पे A1 कितना है, 6.01512U, और ये है 7.5 प्लस 7.01600U मल्टीप्लाइड बाय 92.5 और डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, और यहां से A की वैल्यू मिल जाएगी, और एक कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा दिस इज गोइंग टू बी 6.941U। आप सोचोगे सर रट्टा मार के आए हो, मैं रट्टा नहीं मारता भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा लॉजिक लगा के आंसर लाता हूँ। देखो ये 6 और 7 का एटॉमिक मास है, यहाँ पे दो आइसोटोप जो है ना उसमें एटॉमिक मास देखो 6 और 7 का,
अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी वैल्यू लिखोगे 6 और 7 के आसपास वाली ही लिखोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि एक 6 और 7 का एटॉमिक मास वाला एलिमेंट है, उसका आप एटॉमिक मास 3, 2 या कोई भी 0 कर दो। तो देखो आपके 3 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं ना, बी, डी और सी। इसमें एक में 3 है, एक में 0 पॉइंट समथिंग है, एक में 2.5 समथिंग है। अगर एग्जाम देने जाता तो ये 4 ऑप्शन देख के ही बता देता कि यहाँ पे आंसर ए होगा। कॉमन सेंस लगानी है, दूसरा कुछ नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे 6.5, 6.3 वाला कोई अलग अलग ऑप्शन होता, 6 पॉइंट वाले 3-4 ऑप्शन होते ना, तब जाके हम क्या करते, डेफिनेटली कैलकुलेट परफेक्टली करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन ही इस तरह से दिए हुए हैं कि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बट इट्स माई ड्यूटी टू टीच यू पीपल कि कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके जरा दिखाया है। ठीक है, तो यहां से थोड़ा बहुत लॉजिक लगाओ। ऐसा नहीं है कि दिमाग में प्रोसीजर भर के चले गए आप एग्जाम में और उसी प्रोसीजर को लेके आप अपना आंसर लाओ। ठीक है, कभी कभी ऑप्शंस को देखो और कभी कभी ऑप्शन खुद चीख चीख के बोलते हैं कि भाई मैं आंसर हूं। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा लॉजिक लगाने से अपना आंसर मिल जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मास नंबर ऑफ आयन कितना है, 56 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसा दिया है कि 4 आयन यानी Fe, ए जो है वो है 56। ओके, द न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगी, तो डेफिनेटली न्यूक्लियर डेंसिटी कोई भी एटम, कोई भी न्यूक्लियस के लिए, कोई भी न्यूक्लियस के लिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये अभी हमने थ्योरी में देखा। अब ये जो आंसर है ना, उसके सबसे नजदीक कौन सा है, देखो पावर ही देखो, पता चल जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, 2 न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर इन द रेशियो ऑफ 1:3। 2 न्यूक्लियाई के मास नंबर यानी A1/A2 वो 1/3 है। तो रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटी, उसकी न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो क्या आएगा, ऐसा पूछा है। तो दिस रेशियो इज गोइंग टू बी 1:1, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट होती है कोई भी न्यूक्लियस के लिए, एंड द आंसर वुड बी 1:1। चलो, द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडिया ऑफ गोल्ड आइसोटोप। देखो, फॉर गोल्ड आइसोटोप A1 कितना है, 197। एंड फॉर सिल्वर आइसोटोप ये जो है A2 जो है दैट इज 107। हमने पढ़ा है कि फॉर न्यूक्लियस रेडियस क्या होता है, तो कि R0 A⁻1/3 होता है। और उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 1/3, है कि नहीं। एंड देयरफॉर R1/R2, A1/A2 is basically 197/107 1/3। ओके, 1/3। इज दैट परफेक्टली अंडरस्टूड, एकदम क्लियर। तो इसका जो भी आंसर आए दैट वुड बी योर आंसर। आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट दिस नाउ। अगर कैलकुलेट करने जाए तो दिस इज समथिंग 1 पॉइंट समथिंग का क्यूब रूट आएगा। और 1 पॉइंट समथिंग का क्यूब रूट जो होगा दैट वुड बी स्लाइटली इन द ऑर्डर ऑफ 1। ये 1.23 या 0.216, ये 0.216 नहीं हो सकता, 1.23 होना चाहिए इसका आंसर। फिर भी आप एक बार कैलकुलेट करके देखना। हाँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट 1.23 ही होना चाहिए। लॉजिक इतना कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मच मास हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी टू प्रोड्यूस द पावर ऑफ 500 मेगावाट फॉर एन आवर। मतलब 1 घंटे के लिए 500 मेगावाट पावर प्रोड्यूस करना है, तो मतलब कितनी एनर्जी हुई, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है पहले तो एनर्जी टू बी प्रोड्यूस्ड, ई वो होता है पावर इनटू टाइम, है ना। एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम इज द एनर्जी। इतनी एनर्जी हमको प्रोड्यूस करनी है। और किससे प्रोड्यूस करनी है भाई, मास से प्रोड्यूस करनी है। तो मास से एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है तब हम कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं, द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। तो एनर्जी पीटी भी है और एनर्जी mc² भी है। और यहां से आपको मास की वैल्यू पता चल जाएगी, PT/c²। तो पावर है 500 मेगावाट। मेगा का मतलब होता है 6। 1 घंटा दिया हुआ है टाइम, तो मतलब 3600 सेकेंड आ जाएगा। C² होता है, C का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻⁷
16 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 5 इंटू 36 इंटू ये 2 जीरो, यहां से 2 जीरो 4 और 6 10, और ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻16। सो ये m जो है 5 9 4 जा 36 है कि नहीं। देखो ये 9 और ये 36 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बचेगा यहां पे। सो 20 इंटू 10⁻6 किलोग्राम, और ये आपको देगा मास m इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻5 किलोग्राम। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। Fission of nuclei is possible because of the binding energy per nucleon in them. तो देखो ये आपने देखा है, you must have seen this particular graph in your theoretical aspect of the chapter. तो ये ग्राफ का कुछ ऐसा था, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व था, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व था, और ये जो कर्व आता था वो कुछ ऐसे आता था, राइट। यू मस्ट बी नोइंग दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस न्यूक्लियन। और यहाँ पे क्या होता था, Fe होता था A इज इक्वल टू 56 जो है फेरस आयरन, और उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वुड बी मैक्सिमम, सबसे ज्यादा उसके लिए मिलती थी, और ये वैल्यू वाज नियरली 8.8 MeV होता था। ओके, हमने थ्योरी में आपने ये पढ़ा होगा कि ये साइड जो है, ये साइड क्या होता है, फिशन होता है, और ये रीजन के अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इस रीजन में जहां पे मैं लिख रहा हूं फ्यूजन, ओके, इस रीजन में कोई भी दो एलिमेंट ले लो, कोई भी दो एलिमेंट, आप उस दो एलिमेंट को क्या कर सकते हो, फ्यूज कर सकते हो, एक दूसरे से जोड़ के तीसरा एलिमेंट बना सकते हो, तीसरा एलिमेंट बना सकते हो। लेकिन यहां पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसको आप तोड़ के दूसरे दो एलिमेंट में डिवाइड कर दो, ठीक है। मतलब फ्यूजन जिस साइड लिखा है वहां पे कोई भी एलिमेंट के दो टुकड़े करके उसको दो अलग अलग न्यूक्लियस में डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब कोई भी न्यूक्लियस के दो टुकड़े करके दो अलग अलग न्यूक्लियस हम नहीं बना सकते, किस रीजन में, जहां पे मैंने फ्यूजन लिखा है। और फिशन लिखा है उस रीजन में हम क्या नहीं कर सकते, तो कि याद रखो फिशन के अंदर है ना, हम क्या करते हैं बेसिकली, तो कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, दूसरा भी बड़ा न्यूक्लियस होता है, कोई भी बड़ा न्यूक्लियस हो उसके ऊपर क्या करते हैं, न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करके उस बड़े न्यूक्लियस को दो छोटे न्यूक्लियस के अंदर स्प्लिट अप करते हैं। तो स्प्लिटिंग अप वाला प्रोसेस है ना, जहां पे फिशन लिखा है उस रीजन में होगा, और जहां पे फ्यूजन होगा वो मैंने फ्यूजन लिख दिया है ऑलरेडी। तो यहां पे बोला है फ्यूजन पॉसिबल कब होता है, तो एक बात तो क्लियर है कि पॉसिबल तब होता है कि जब ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ना डिक्रीज होती हो, और एटॉमिक मास क्या हो, लार्ज हो। सो यहां पे ग्राफ से ही पता चल जाता है, लार्ज एटॉमिक मास फॉर फिशन रिएक्शन टू हैपन, okay, for fission reaction to happen, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड ए मस्ट बी लार्ज, ए जो है वो लार्ज होगा। सो डिक्रीजेस विथ मास नंबर एट हाई मास नंबर्स, ओके, डिक्रीजेस विथ मास नंबर एट हाई मास नंबर्स। चलो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूटेरियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई दिया है, ड्यूटेरियम और हीलियम न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दिया है, और आपको बोला है कि दो ड्यूटेरियम मिलके क्या बनता है, हीलियम बनता है। देखो ये एक ड्यूटेरियम है, ये दूसरा ड्यूटेरियम है, और ये दोनों मिलके क्या बनता है, हीलियम बनता है। ओके, दो ड्यूटेरियम मिलके हीलियम बनता है। अब इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी 1.1, यहाँ पे भी 1.1, और यहाँ पे 7.0, ये सब MeV में है।
अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में से मुझे बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, तो क्या करेंगे? तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो राइट हैंड साइड में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को अगर आप एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देते हो तो बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास कितना है 2, तो 1.1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 2.2 मिलेगा, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा 2.2 मिलेगा। तो ये 2.2 इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ड्यूटेरियम। और यहाँ पे एटॉमिक मास है 4, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 मिलेगा, और ये बाइंडिंग एनर्जी मिल चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इस लेफ्ट साइड ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 4.4 MeV है, और राइट हैंड साइड ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन बाइंडिंग एनर्जी जो है 28 MeV है। ओके 28 MeV है। चलो ऐसे सिचुएशन में आपको यहां पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज्ड कैसे करेंगे कैलकुलेट? तो कि आउटपुट यानी न्यूक्लियर रिएक्शन के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू माइनस न्यूक्लियर रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू 4.4 MeV। सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको मिलेगा 23.6 MeV, एंड दैट इज बेसिकली द एनर्जी रिलीज्ड। ओके गाइस, ऑप्शन ए इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Let MP the mass of proton and Mn is the mass of neutron and M1 is the mass of Ni। देखो नियॉन दिया हुआ है यहाँ पे, नियॉन है 20 और 10। ओके, और नियॉन कैसे बनता है? तो कि 10 प्रोटॉन से, यानी उसका मास 10 MP और 10 न्यूट्रॉन से बनता है, 10 Mn होता है। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो 10 into MP plus Mn। दिस इज बेसिकली the mass of protons and neutrons in neon 2010। ओके, लेकिन हम जानते हैं कि जब ये मास मिलके फ्यूज हो जाते हैं तब एट द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और कुछ एनर्जी रिलीज होने की वजह से जो न्यूक्लियस फॉर्म होगा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? देखो 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन मिलके न्यूक्लियस फॉर्म हुआ कौन सा? नियॉन 2010। ओके, न्यूक्लियस फॉर्म हुआ नियॉन 2010। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो नियॉन का मास होगा दैट इज M1, वो छोटा होगा किससे? 10 MP प्लस 10 Mn से। तो यहां पे आप लिख सकते हो M1 इज लेस देन 10 टाइम्स MP प्लस Mn भाई। ठीक है, M2 कैल्शियम दिया हुआ है, ओके, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, लेकिन मतलब देखने जाए तो किस तरह से मतलब है सुनो। तो ये नियॉन 2010 है, अगर मैं ऐसे 2 नियॉन ले लेता हूं तो ये क्या बना देगा? कैल्शियम 4020 बना देगा। इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, और इसका मास M3 है। तो यहाँ पे M1 और M2 मिलके अगर ये क्या बनाते हैं? कैल्शियम M3 बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सॉरी M1, ये भी M1 और ये है M2, हाँ सॉरी। तो ये यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2M1 जो होना चाहिए मिलके क्या बनता है? M2 बनता है। तो M2 क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2M1 का फ्यूजन हुआ और M2 बना। लेकिन 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है। एक तो पॉसिबिलिटी हमारी ये है जो हमने कैलकुलेट की, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ट्वाइस M1 इज ग्रेटर देन M2, या फिर M2 इज लेस देन ट्वाइस M1। ऐसा कोई ऑप्शन है? M2 इज लेस देन ट्वाइस M1, तो कि भाई M2 इज लेस देन ट्वाइस M1 भी ऑप्शन है। तो मतलब सी और डी दोनों पॉसिबल है, सी भी पॉसिबल है, डी भी पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल सी कब होगा? जब ये रिएक्शन सही होगा तब। अदरवाइज मान लो कि ये रिएक्शन मैंने मान लिया है कि ऐसा सही है, लेकिन क्वेश्चन में हमको दिया नहीं है कि यही रिएक्शन होना चाहिए, देयर मे बी लॉट मेनी रिएक्शन टू प्रोड्यूस कैल्शियम। तो मतलब अगर दोनों में से सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, तो आंसर आएगा डी। चलो फिर, इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द ड्यूटेरियम, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दिया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 1.115 MeV। ओके, और यहां से मुझे क्या करना है भाई? मास डिफेक्ट को कैलकुलेट करना है। अब मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यहां से मास डिफेक्ट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कैन एनीवन गिव आइडिया मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं?
तो मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट होता है जो मासेस मिलते हैं न्यूक्लियस को फॉर्म करने के लिए, तो न्यूक्लियस का मास और जो मासेस मिलके न्यूक्लियस बनाता है वो मास, वो दोनों में क्या होगा? थोड़ा सा गैप होगा, और ये गैप को क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट कहते हैं। और मास डिफेक्ट के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? बाइंडिंग एनर्जी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आप समझो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है ना, दैट इज बेसिकली मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर होता है, राइट? मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर होता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि डेल्टा एम जो होता है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर होता है। ओके, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? तो कि एटॉमिक मास फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर। तो एटॉमिक मास यहाँ पे कितना है? किसका है? ड्यूटेरियम है ना, ड्यूटेरियम होगा तो एटॉमिक मास होगा 2, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है 1.115 MeV यहाँ पे दिया हुआ है, और नीचे क्या आएगा? सी स्क्वायर आएगा। तो याद रखो हमने सीखा था 1 MeV अपॉन सी स्क्वायर, सॉरी 931.5 MeV अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1U होता है, राइट? तो मतलब MeV अपॉन सी स्क्वायर की जगह पे 1 अपॉन 931.5 U लिख सकते हैं, तो ये 2 इंटू 1.115, और MeV अपॉन सी स्क्वायर की जगह पे 1 अपॉन 931.5 लिखेंगे, तो ये आंसर U में आ जाएगा, और जो भी आंसर आप कैलकुलेट करोगे दैट विल बी द फाइनल आंसर। ओके, सो यहां से आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आया कैसे आया? ये सिर्फ इतना याद रखना है, कितना कि 931.5 MeV अपॉन सी स्क्वायर जो होता है दैट इज बेसिकली 1U। ओके, तो यहां से MeV अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू हमने 1 अपॉन 931.5 U निकाल दी, और वो वैल्यू इस जगह पे सब्सटीट्यूट कर दी हमने, ठीक है? तो काम खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइट एनर्जी एमिटेड बाय स्टार इज ड्यू टू, तो क्या देखो स्टार में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और फ्यूजन में दो न्यूक्लियर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और उसकी वजह से यहां पे अपना जो आंसर आएगा ज्वाइनिंग ऑफ द न्यूक्लियर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंट्रोल रॉड्स किससे बनते हैं? तो देखो कंट्रोल रॉड्स क्या करते हैं? तो कि कंट्रोल रॉड्स रोबोटिक रॉड्स होते हैं जो वो न्यूक्लियर में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर रहते हैं, और अगर अगर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन अगर वहां पे बढ़ जाता है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू से बढ़ जाता है, यानी के फैक्टर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर का अगर बढ़ जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या करेंगे? न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करके के फैक्टर को फिर से क्या करेंगे? 1 बना देंगे। मतलब इन ऑर्डर टू कंट्रोल द के फैक्टर, न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करने की जरूरत पड़ती है, और ये न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करने के लिए कैडमियम और बोरोन के कंट्रोल रॉड्स लगाए जाते हैं। कंट्रोल रॉड्स जो होते हैं वो कैडमियम और बोरोन से बनते हैं। चलिए अभी यहां पे इन द गिवन रिएक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल? तो देखो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में बहुत सारी चीजें सिंपल होती है, याद करनी है। जैसे चार्ज का कंजर्वेशन होता है, मतलब नीचे के साइड में एडिशन मैच हो जाना चाहिए। फिर मास का कंजर्वेशन होता है, तो ऊपर की साइड में सारे एडिशन मैच हो जाने चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होता है, मतलब सारे कंजर्वेशन यहाँ पे वैलिड है। तो यहाँ पे आप सारे आंसर्स देखो, कोई ना कोई एक कंजर्वेशन तो गड़बड़ा जाता होगा। अगर वहां पे गड़बड़ है कहीं एक कंजर्वेशन में, तो मतलब वो पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ओके, देखो मैं लिख ही देता हूं, चलो यानी समझ में आ जाए। फॉर एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, ओके, नंबर 1, कंजर्वेशन लॉज विच आर वैलिड, तो इसमें सारे आ जाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन आ जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन आ जाएगा, चार्ज कंजर्वेशन आ जाएगा, मास कंजर्वेशन आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आ जाएगा। ओके, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी आ जाएगा। इतने सारे कंजर्वेशन वैलिड है। एंड प्रोडक्ट जो होता है मस्ट बी स्टेबल देन व्हाट? पेरेंट।
मतलब लेफ्ट साइड जो होते हैं वो पेरेंट न्यूक्लियाई बोले जाते हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट बोली जाती है। तो प्रोडक्ट होती है वो पेरेंट से स्टेबल होनी चाहिए, वो रेडियो एक्टिव नहीं होनी चाहिए। तो चलो ये उसके टेस्ट है, इसमें से कौन सा खरा उतरता है और कौन सा नहीं चेक करते हैं। पहला वाला देखो, 13+1 ऊपर 14 हो गया, 6+1 नीचे 7 होना चाहिए था, यहाँ पे 6 है, ये पहला ही वैलिड नहीं है, काम खत्म। बाकी सब वैलिड है, लो खत्म हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पहले ही सब में दिख रहा है, देखो एडिशन मैच करो, मगर मास और चार्ज तो मैच कर ही लो, बाकी एनर्जी मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है वो दिखते नहीं है, वो चेक करने पड़ते हैं। ओके, लेकिन मास और चार्ज के कंजर्वेशन जो होते हैं वो तो दिखते हैं। समझ में आया? और वैसे भी देखो ये कार्बन बना, कार्बन क्या है 14 और 6, ठीक है, आप जानते हो कार्बन क्या होता है, कार्बन होता है 12 और 6, ये स्टेबल कार्बन है, और ये जो है ना वो रेडियो एक्टिव कार्बन है। ओके, तो मतलब प्रोडक्ट जो भी मिली वो स्टेबल भी नहीं मिली, मतलब वो पॉसिबल नहीं होता भाई, स्टेबल प्रोडक्ट मिलनी चाहिए। अब देखो, फिशन प्रॉपर्टीज ऑफ प्लूटोनियम एंड यूरेनियम आर सिमिलर एंड दे हैव एवरेज एनर्जी रिलीज फॉर फिशन इज 180 MeV। तो देखो यहां पे वन न्यूक्लियस produces 180 MeV energy. That is what this question is trying to tell. One nucleus of plutonium 239-94 वो है 180 MeV जितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सॉरी गाइस, चलो अभी क्या करेंगे, इफ ऑल द एटम्स इन 1 किलोग्राम ऑफ प्योर प्लूटोनियम कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो 1 किलोग्राम प्लूटोनियम के अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे वो पहले काउंट करेंगे। कितने न्यूक्लियस होंगे, तो कि जितने एटम्स होंगे, और एटम कितने होंगे तो मोल कंसेप्ट को यूज करके निकालते हैं। चलिए हम यहां पे बता सकते हैं कि 239 ग्राम आप ले लोगे, उसमें क्या होगा, एक मोल यानी 6.023 इंटू 10⁻23 न्यूक्लियस होंगे। तो यहां पे 1000 ग्राम के अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे, तो दैट कैन बी क्लियरली नंबर ऑफ न्यूक्लियस मिल जाएगा आपको यहां से, तो वो होगा 6.023 इंटू 10⁻23 multiplied by 1000 upon 239. Okay, and this is going to be something आंसर, यहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस मिल जाएंगे। और हमको यहां पे पता है, क्या पता है, देखो ये है n, नंबर ऑफ न्यूक्लियस की वैल्यू को n बोलते हैं। अब एक न्यूक्लियस 180 MeV एनर्जी रिलीज करेगा, तो n न्यूक्लियाई मिलके कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे भाई। सो देयरफॉर ये एनर्जी रिलीज जो होगी ना वो 180 मल्टीप्लाइड बाय n MeV होगा। बस आपको कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे, ठीक है, ये कैलकुलेशन करो और यहां से एनर्जी की वैल्यू निकाल लो। चलो आगे बढ़ते हैं। If 200 MeV energy is released in fission of a single nucleus of uranium 235, यानी एक न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235 92 कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 200 MeV जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। द फिशन विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट, देखो 1 किलोवाट मतलब 1000 जूल पर सेकेंड। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि 200 MeV के लिए मुझे एक फिशन चाहिए, तो 1000 जूल के लिए मुझे कितने फिशन चाहिए एक सेकंड के अंदर। तो देयरफॉर यहां से कैलकुलेट कर लो, नंबर ऑफ फिशन नीडेड, दैट इज बेसिकली 1000 अपॉन 200 MeV। 1000 जूल है और ये है MeV, तो 1000 जूल ऐसे ही रखेंगे, और 200 MeV क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल।
सो बेसिकली 200 और 1000 क्या हो जाएगा, 5 ये जूल है, 5/1.6 इंटू 10⁻19 फिशंस होना चाहिए। ओके, सो बेसिकली ये आंसर आना चाहिए 5.1.6 है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग 5/1.6, दैट इज समथिंग 3 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग। और ये नीचे है 10⁻19 किलोवाट दिया है यहाँ पे। बस यहाँ से कैलकुलेशन करो, आंसर आना चाहिए भाई। 200 MeV के लिए एक फिशन होता है, तो 1000 जूल के लिए कितने फिशन होने चाहिए, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट, और कैलकुलेट करो और आंसर जल्दी से लेके आओ। चलो ओके, बढ़ते हैं आगे। चलिए यहां पे न्यूक्लियस इज मास नंबर, न्यूक्लियस का मास नंबर दिया है, देखो यहां पे। तो न्यूक्लियस का मास नंबर कितना है, A इज इक्वल टू 220, इनिशियली एट रेस्ट एमिट्स अल्फा पार्टिकल, और Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन भी दिया हुआ है 5.5 MeV, और मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालना है। तो फॉर अल्फा डीके Q वैल्यू का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल A/A-4, और इस फॉर्मूला को लेके काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालेंगे A-4/A इंटू Q। सो K अल्फा 220 - 4/220, और Q जो है वो है 5.5 MeV। बस खत्म हो जाएगा, यहां से कैलकुलेट कर लो, आंसर मिल जाएगा। फास्ट न्यूट्रॉन्स कैन इजीली बी स्लो डाउन बाय व्हाट, मतलब आप रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर की बात जानते हो ना। न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट, हैवी वाटर और नॉर्मल वाटर, ये तीन ऐसी चीज होती है जो यूटिलाइज होती है न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने में, ठीक है, उसको मॉडरेट करने में, मॉडरेटर कहा जाता है। तो वाटर इज अ मॉडरेटर, दैट्स व्हाई आंसर इज बी। अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुए और उसमें दो न्यूक्लियाई ए एंड बी फ्यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियस सी। यहां पे कुछ ऐसा है, ए है, बी है, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, सी को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा है। अब ए के लिए मास डिफेक्ट दिया हुआ है डेल्टा ए, डेल्टा एम ए इज द मास डिफेक्ट ऑफ ए। मास डिफेक्ट होगी तो यहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, राइट। और ये एनर्जी मान लो यहां पे जो रिलीज हुई एनर्जी को मैं E1 बोलता हूं। फिर मास डिफेक्ट है डेल्टा एम बी, यहां पे रिलीज हुई एनर्जी को मैं कुछ E2 बोलता हूं, और इन्होंने सी बना दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये सी का अगर मास डिफेक्ट है, अगर डेल्टा एम सी, तो यहां से भी कुछ एनर्जी रिलीज होगी E3। तो हम यहां से ऐसा कुछ लिख सकते हैं, डेल्टा एम ए प्लस डेल्टा एम बी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी माइनस क्या होगा, प्लस E3 माइनस E1 और माइनस E2। और ये जो वैल्यू आप निकालोगे ना, दिस वैल्यू वुड बी नेगेटिव वैल्यू, और डेल्टा एम सी और नेगेटिव वैल्यू को अपने क्या लिख देते हैं, डेल्टा E/c² लिख देते हैं। तो डेल्टा एम ए और डेल्टा एम बी का एडिशन कुछ ऐसा मिल जाएगा। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे, यस, ऑप्शन ए। देखो आप सोचोगे सर E1 E2 आपने क्यों लिखा, तो जब भी मास डिफेक्ट की बात है, मास डिफेक्ट क्यों प्रोड्यूस होती है, तो कि मास डिफेक्ट इसीलिए प्रोड्यूस होती है कि थोड़ा सा फ्रैक्शन जो होता है मास का, वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। अगर मुझे यहाँ पे ए का मास लिखना होता तो मैं आई कैन जस्ट राइट एम ए, बट जब मास डिफेक्ट लिख रहा हूं तो उसका मतलब यहाँ से कोई ना कोई एनर्जी लिबरेट हो चुकी होगी। तो वो लिबरेट हुई एनर्जी E1 को अब राइट हैंड साइड में ले जाओ तो ये पॉजिटिव से क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। दो वैल्यू नेगेटिव है वो राइट हैंड साइड में गई, और एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो दो वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव, तो ये आंसर नेगेटिव आएगा। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आंसर आएगा ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ट्रिशियम इज एन आइसोटोप।
अब ध्यान से देखना, ट्रिशियम है मतलब क्या है, इट इज H3 1। उसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 1 प्रोटॉन होता है। और न्यूट्रॉन का डीके पता है आपको, न्यूट्रॉन कैसे डीके करता है? न्यूट्रॉन जब चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर, साथ साथ में एंटी न्यूट्रिनो को बाहर निकालता है। अब वन ऑफ द न्यूट्रॉन इन द ट्राइटन डीकेज, मतलब इसके अंदर से एक न्यूट्रॉन डीके हो जाता है, मतलब देखो ऐसा हो जाता है, ये एक न्यूट्रॉन डीके हो गया, हो ही जाएगा 2 और न्यूट्रॉन का 1 + 1 हो जाएगा 3, तो एक न्यूट्रॉन डीके हो गया है। चलो उसको अच्छी तरह से समझने के लिए अपने ऐसे लिखते हैं उसको। चलिए न्यूट्रॉन को कैसे लिखते हैं? N1 और 0 से लिखते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन डीके हो चुका है। लेकिन न्यूट्रॉन को कैसे लिख सकते हैं भैया आप? तो कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो अगर आप यहाँ पे ये H21 है, प्रोटॉन मतलब ये H11 लिख सकते हो आप, ठीक है, इसको प्रोटॉन कहते हैं। साथ साथ में इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो भी निकलेंगे, तो मतलब ये H3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से ये क्या हो गया, ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके क्या बना देंगे? हीलियम-3 बना देंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन और फिर एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। तो मतलब ओवरऑल इस पूरी लंबी सी प्रोसेस को अगर शॉर्ट में देखे तो आई कैन रीराइट दिस प्रोसेस एज helium-3 2 इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज, राइट। अब क्वेश्चन पूछा है कि ये प्रोसेस होगी कि नहीं होगी, तो आंसर आएगा कि नॉट पॉसिबल, ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि ये जो है ना हीलियम-3, ओके, तो ये एनर्जी ज्यादा होती है, मतलब ये अनस्टेबल होता है। किसकी कंपेयर में? इसकी कंपेयर में ये स्टेबल होता है। तो कोई भी स्टेबल न्यूक्लियाई अपने आप को अनस्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं करता। न्यूक्लियर प्रोसेस तभी होती है जब मिलने वाली प्रोडक्ट, ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियाई से क्या होनी चाहिए? ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए। तो हीलियम-3 की स्टेबिलिटी जो है वो कम है, किसकी कंपेयर में? ट्रिशियम की या ट्राइटन की कंपेयर में, ठीक है। ट्राइटन की कंपेयर में वो अनस्टेबल है। दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि हीलियम-3 की एनर्जी ज्यादा है और ट्राइटन की एनर्जी क्या है? कम है। ऐसा कोई ऑप्शन दिखता है तो देखते हैं, चलिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ट्राइटन एनर्जी इज लेस देन ऑफ हीलियम-3, पहला ही ऑप्शन सही है भाई, पहला ऑप्शन ही सही है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई गिव्स मोर न्यूट्रॉन देन द प्रोटॉन्स। अब स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर ज्यादा न्यूट्रॉन होते हैं प्रोटॉन की कंपेयर में, क्योंकि आप जानते हो ना कि न्यूक्लियस में क्या होता है, बहुत सारे एनिमी लिव्स टुगेदर, मतलब ये प्रोटॉन एक है, ये दूसरा प्रोटॉन, ये दोनों एक दूसरे के एनिमी है, वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? रिपल्जन करते हैं, और ये रिपल्जन की वजह से ये न्यूक्लियस क्या रहता है? अनस्टेबल। तो इसको स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी रिपल्सिव फोर्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग फोर्स में क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब जितने ज्यादा न्यूट्रॉन डालोगे आप न्यूक्लियस के अंदर, स्ट्रॉन्ग फोर्स उतना ही क्या होता जाएगा? पावरफुल होता जाएगा इन कंपैरिजन विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स, समझे? तो मतलब ज्यादा न्यूट्रॉन डालने से न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या होती है? इंप्रूव होती है। और हैवी न्यूक्लियाई में प्रॉब्लम हो, हैवी न्यूक्लियाई में बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, बहुत सारे, और इतने सारे प्रोटॉन का रिपल्जन फेस करके न्यूक्लियस को अपने आप स्टेबल रहना वो काफी मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए क्या होता है? बहुत सारे न्यूट्रॉन हम डाल देंगे, सो दैट जितना न्यूट्रॉन डालोगे उतना क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता जाएगा। सो याद रखना, ये न्यूट्रॉन जो है ना, दैट इज वर्किंग लाइक ए सीमेंट। घर बनाते हैं ना तब ईंटें बनती है, और ईंटों को ऐसे रख देने से घर नहीं बन जाता, ईंटों को जोड़ना पड़ता है सीमेंट से। तो ये एक ईंट और दूसरी ईंट जो है, यहाँ पे प्रोटॉन और प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन इज एक्टिंग लाइक सीमेंट दैट विल होल्ड अप द होल आई गेस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कौन सा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन बी वाला, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब क्या होगा? इन न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर जो है वो स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स विच कम्स आउट इन अ फिशन प्रोसेस। द मॉडरेटर यूज्ड
हैव अ लाइट न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियाई विल नॉट सर्व द पर्पस। तो देखो यहाँ पे आपको वैसे है ना कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को चेक करना पड़ेगा। तो व्हेन यू चेक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई जैसे बड़ा सा न्यूक्लियस है, उसके ऊपर हम न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करते हैं, ठीक है, बड़े से न्यूक्लियस के ऊपर न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करते हैं, लेकिन ये बॉम्बार्डिंग जो होती है ना, उस बॉम्बार्डिंग में न्यूट्रॉन और बड़े न्यूक्लियस के बीच में क्या रखा जाता है, तो कि इनके बीच में मॉडरेटर रखा जाता है। और ये मॉडरेटर जो होता है ना, वो लाइट न्यूक्लियाई होता है। यहां पे हैवी न्यूक्लियाई नहीं रखेंगे। अगर हैवी न्यूक्लियाई रखेंगे तो क्या होगा, हैवी न्यूक्लियाई ज्यादा न्यूट्रॉन की ज्यादा एनर्जी को अपनी तरफ एब्सॉर्ब नहीं करेगा। लाइट न्यूक्लियाई है ना, तो क्या होगा, न्यूट्रॉन लाइट न्यूक्लियाई के साथ टकराएगा, ये इलास्टिक कोलिजन होगा, और न्यूट्रॉन अपनी बहुत सारी एनर्जी जो है वो क्या बोलते हैं, लाइट न्यूक्लियाई को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। और ये इलास्टिक कोलिजन में ज्यादा एनर्जी लाइट न्यूक्लियाई के पास चली जाएगी, न्यूट्रॉन के पास एनर्जी कम हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। इसको वेरीफाई करना है तो आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ 11th साइंस, वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर, और उसमें एग्जैक्टली इलास्टिक कोलिजन के बाद आपको कुछ सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस मिलेंगे, और उस सॉल्व प्रॉब्लम्स में ये प्रॉब्लम है वहां पे कि व्हाई वी आर यूजिंग लाइट न्यूक्लियाई टू, आई कैन से, मॉडरेट द न्यूट्रॉन। ओके, तो ये ऑप्शन आएगा यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन वाला। इलास्टिक कोलिजन ऑफ न्यूट्रॉन्स विल, हैवी न्यूक्लियाई विल नॉट स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। फिर व्हेन न्यूक्लियस इज इन एटम अंडरगो रेडियोएक्टिव डीके, द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, देखो ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं, तो क्या चार्ज पे डिपेंड करते हैं भाई, चार्ज डिपेंडेंट होते हैं। तो अल्फा के पास पॉजिटिव चार्ज है, बीटा के पास नेगेटिव चार्ज है, और ये जो है गामा वो न्यूट्रल है। तो मतलब ये एनर्जी लेवल अल्फा और बीटा का चेंज होगा, यहां पे चेंज होगा, और यहां पे नो चेंज, ठीक है, यहां पे चेंज होगा और यहां पे नो चेंज। सो बेसिकली यहां पे ऑप्शन क्या आएगा, बी, अगेन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो, mx my denote the atomic masses of a parent and daughter atom respectively in the radioactive decay। ओके, यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हमारा होगा, दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। चलो, इस पर्टिकुलर केस में क्या बोला है, ध्यान से देखना। यहाँ पे पूछा है Q वैल्यू ऑफ बीटा माइनस डीके इज Q1 एंड Q वैल्यू फॉर बीटा प्लस डीके इज Q2। तो कौन सी Q1 और Q2 की वैल्यू मिलेगी, तो पहले हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके मुझे लिखना पड़ेगा। देखते हैं चलिए क्या होता है। यहाँ पे पहले तो बीटा माइनस डीके की बात करते हैं, बीटा माइनस डीके। तो बीटा माइनस डीके के अंदर क्या होता है, लेट्स सी। किसका बीटा माइनस डीके करना है भाई, तो के कोई भी बीटा डीके प्रोसेस है लो, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो आई एम टॉकिंग जनरल। ये एक हमारा न्यूक्लियस है, उसमें से न्यूक्लियस एक्स का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, वाई में हो जाएगा, जेड का जेड प्लस 1 बन जाएगा, और ये बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, और फिर क्यू एनर्जी निकलेगी, और उस क्यू एनर्जी को बोला है Q1। तो हमको निकालना है ये Q1 क्या होता है। तो चलो Q1 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे Q1 को ऐसे लिख सकते हो, देखो ये न्यूक्लियस है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस एक्स, y को लेफ्ट साइड ले लो तो मास ऑफ न्यूक्लियस y, इलेक्ट्रॉन के मास को लेफ्ट साइड ले लो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा कुछ ऐसे। तो Q वैल्यू, वैसे तो आंसर ये आ गया है, लेकिन अपने ऑप्शन में आंसर हमको न्यूक्लियस के मास के टर्म्स में नहीं, बट एटम्स के मास के टर्म्स में लिखना है।
तो मतलब अब सोचो क्या होता है, न्यूक्लियस का मास क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस इज मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो। तो हम उसको ऐसे फॉर्म में यहां पे लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको जाने देते हैं। यहां पे देखिए मास ऑफ न्यूक्लियस एक्स में से मास ऑफ एटम एक्स कर देते हैं, तो एम एक्स इज द मास ऑफ एटम एक्स। तो एटम के मास में से न्यू इलेक्ट्रॉन का मास माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स के अंदर जेड इलेक्ट्रॉन्स है, देखो तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है एम ई, तो जेड इलेक्ट्रॉन का मास होगा माइनस जेड एम ई, राइट, इतना मास माइनस हो गया। तो ये एटम का और ये एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉन का मास इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स न्यूक्लियस का मास। फिर यहाँ पे एम वाई करेंगे। एम वाई मतलब क्या, तो कि ये है एटम ऑफ वाई, बेसिकली मास ऑफ एटम वाई, उसमें से माइनस क्या करेंगे, कितने न्यूट्रॉन, एटम वाई जो है उसके अंदर जेड प्लस वन इलेक्ट्रॉन है, तो जेड प्लस वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास है एम ई। और यहाँ पे प्लस क्यों किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, समझ में आया ना। चलो एक स्टेप करके दिखाता हूं, समझ में ना आए तो फिर देखो यहां पे ये एटम का मास, एक्स एटम का मास, फिर वाई एटम का मास क्या होगा, एम वाई। अब इलेक्ट्रॉन का मास माइनस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कि जेड प्लस वन है, एक इलेक्ट्रॉन का मास एम ई, तो जेड प्लस वन इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, जेड प्लस वन एम ई, ये माइनस कर किया हमने, और एक एम ई तो पड़ा ही था वहां पे। अब क्या होगा यहाँ पे, तो देखो नीचे जरा ध्यान से, तो यहाँ पे ये एम एक्स आया, फिर माइनस एम वाई आया, फिर माइनस जेड एम ई आया, माइनस माइनस प्लस जेड प्लस वन एम ई आया, और यहाँ पे माइनस एम ई सी स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 क्या होगा, तो ये होगा एम एक्स माइनस एम वाई। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जेड एम ई कैंसिल हो जाएगा, और एम ई भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा। तो Q1 की वैल्यू आएगी एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर। अब ध्यान से चेक करो तो पता चल जाएगा, ये माइनस जेड एम ई और माइनस एम ई ये दोनों मिलके जेड प्लस वन एम ई हो जाएगा। ओके चलो अभी क्या करेंगे, बीटा प्लस डी के, बीटा प्लस डी के, बीटा प्लस डी के क्या होता है, तो कि ए जेड में से वाई ए, जेड माइनस वन बनेगा, पॉजिट्रॉन निकला, पॉजिट्रॉन के साथ क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, पॉजिट्रॉन निकलेगा, पॉजिट्रॉन के साथ क्या निकलता है, न्यूट्रिनो निकलता है, और न्यूट्रिनो के साथ Q2 निकलेगा। चलो Q2 की वैल्यू निकालते हैं, जैसे अभी हमने यहां पे किया वैसा ही करेंगे। Q2 मास ऑफ न्यूक्लियस X मास ऑफ न्यूक्लियस Y माइनस पॉजिट्रॉन का मास भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मास के जितना ही होता है, तो माइनस एम ई इंटू सी स्क्वायर। चलिए अब क्या करेंगे, कि न्यूक्लियस का मास क्या होता है, तो कि एटम एक्स का मास माइनस जेड एम ई, ये हो गया न्यूक्लियस, सॉरी हाँ न्यूक्लियस एक्स का मास, माइनस एटम वाई का मास माइनस क्या हो जाएगा, जेड माइनस वन एम ई हो जाएगा यहाँ पे, माइनस एम ई, और यहां पे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। सो ये एम एक्स माइनस एम वाई माइनस जेड एम ई माइनस माइनस प्लस जेड माइनस वन एम ई और माइनस एम ई, कुछ ऐसा हो गया। चलो अब यहां पे क्या होगा, एम एक्स माइनस एम वाई माइनस जेड एम ई प्लस जेड एम ई माइनस एम ई माइनस एम ई और सी स्क्वायर, जेड एम ई वाला टर्म चला गया, एंड फाइनली Q2 की वैल्यू मुझे मिल चुकी है एम एक्स माइनस एम वाई माइनस ट्वाइस एम ई और उसका सी स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है भाई, चेक करो, चलो
एंड यू कैन सी द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट, पहला ही ऑप्शन ऐसा है। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा, एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉन का मास, ये आपको देता है न्यूक्लियस का मास। ठीक है, तो दिस इज व्हाट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस वाज देयर। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए वो क्वेश्चंस के ऊपर ही दूसरे सारे क्वेश्चन बनेंगे। याद रखना, फंडामेंटल लेवल पे जब फॉर्मूला एप्लीकेशन हम सीखते हैं तो बस इतना अगर दिमाग में आ जाए, उसके बाद आप, मैं हर बार ये बोलता हूं, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाले लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर वाले लेवल पे जाने से पहले इतना तो आपको आना ही चाहिए, और ये आपको आ गया होगा। बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, कल हम फिर से मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं, तब तक आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं। बाय बाय।